हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम लोग भारत का संवैधानिक इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे कि मतलब भारत का संविधान निर्माण की प्रक्रिया या उसके पीछे की कहानी क्या थी। और पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1781 का अमेंडिंग एक्ट और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट देखा था। और आज के इस कक्षा में हम लोग देखेंगे एक्ट ऑफ 1786 मतलब 1786 का अधिनियम, चार्टर एक्ट 1793 मतलब 1793 का चार्टर अधिनियम, उसके बाद 1813 का चार्टर अधिनियम और चार्टर एक्ट 1833 मतलब 1833 का चार्टर अधिनियम। एग्जाम के दृष्टिकोण से ये चारों जो एक्ट हैं वो काफी महत्वपूर्ण हैं और इनकी अहम भूमिका है भारत के संविधान निर्माण की प्रक्रिया में। तो आइए हम लोग समझते हैं एक्ट ऑफ 1786। उससे पहले इसको हम मिटा देते हैं और फिर हम लोग देखेंगे आगे की जो एक्ट है। 1786 के अधिनियम द्वारा जो गवर्नर जनरल बने थे उनका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। और जब इनको गवर्नर जनरल बनाया गया तो इन्होंने दो शर्त रखी। लॉर्ड कॉर्नवालिस को जब गवर्नर जनरल बनाया गया 1786 के अधिनियम के द्वारा, तो इन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने दो शर्त रखी थी। पहला शर्त तो ये था दोस्तों कि इनको सेनापति बनाया जाए, यानी कमांडर इन चीफ बनाया जाए, और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स हैं या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनके निर्णयों को मानने या न मानने की जो स्वतंत्रता है वो इनको प्राप्त हो। तो इनके द्वारा जो दो शर्त रखा गया था उसमें पहला शर्त था कि इनको सेनापति या कमांडर इन चीफ बनाया जाए, और दूसरा जो शर्त था इनको वीटो की पावर मिले। यदि आपसे पूछे कि किस अधिनियम के द्वारा जो गवर्नर जनरल थे इनको वीटो की शक्ति मिली या प्रदान की गई, तो वो हो जाएगा 1786 का एक्ट। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस दो शर्त रखे थे, पहला कि उनको सेनापति बनाया जाए यानी कमांडर इन चीफ बनाया जाए, और दूसरा जो था बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उनके निर्णयों को मानने की स्वतंत्रता उन पे हो। तो यदि निर्णय से सहमत हैं तो उसको मान सकते हैं और सहमत नहीं है तो उसको नहीं मान सकते हैं। इसकी स्वतंत्रता लॉर्ड कॉर्नवालिस को मिली। और 1786 के एक्ट के द्वारा कॉर्नवालिस पहले सेनापति बने। तो यही 3 पॉइंट है दोस्तों 1786 के अधिनियम से, जो कि एग्जाम में काफी बार बार पूछा जाता है। जब हम विस्तार से देखेंगे तो इसमें बहुत सारे पॉइंट आ जाएंगे, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से वो जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, उसी पॉइंट को हम लोग यहाँ पे नोट करते हुए चल रहे हैं। तो 1786 का अधिनियम, लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बनते हैं। इन्होंने दो शर्त रखा, पहला सेनापति बनने का और अपने पास वीटो पावर रखने का। और 1786 के अधिनियम के द्वारा कॉर्नवालिस ब्रिटेन पहले सेनापति बनते हैं। आइए अब देखते हैं 1793 के चार्टर अधिनियम को। तो 1793 का जो चार्टर अधिनियम था इसमें जो कॉर्नवालिस को जो अधिकार दिया गया था उसको भविष्य के
अन्य गवर्नर जनरल के लिए भी उसको अधिकार दिया गया। तो जो 1793 में 1786 के एक्ट द्वारा जो कॉर्नवालिस को जितना अधिकार या जो स्वतंत्रता मिला था, आगे के जो गवर्नर जनरल बने उनको भी ये 1793 के एक्ट के द्वारा वो जो अधिकार था उनको प्रदान कर दिया गया। जो चार्टर एक्ट 1793 का जो एक महत्वपूर्ण कदम था, इसमें कंपनी के एकाधिकार को अगले 20 वर्ष तक बढ़ा दिया गया। मतलब 1793 से लेकर के 20 वर्ष उसमें ऐड करेंगे तो 1813 तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको व्यापार करने के लिए एक अधिकार प्रदान कर दिया गया। इसके साथ साथ एक जो और महत्वपूर्ण पॉइंट है 1793 के एक्ट से, वो है कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य हैं, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य थे या उनके कर्मचारी थे, उनका वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाने लगा। तो 1793 के चार्टर एक्ट से जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स एवं जो कंपनी के कर्मचारी थे उनका जो वेतन था वो भारतीय राजस्व से दिया जाने लगा। ये जो नियम है ये 1793 के चार्टर एक्ट से लाया गया था। तो 1793 से ये 3 पॉइंट बनता है दोस्तों। पहला कि कॉर्नवालिस को जो 1786 के एक्ट से जो उनको अधिकार दिया गया था सेनापति बनने का, कमांडर इन चीफ बनने का और वीटो पावर का, वो जो अधिकार था भविष्य में जो गवर्नर जनरल बने उनको भी वो अधिकार दिया गया। इसके साथ साथ कंपनी का जो एकाधिकार था उसको अगले 20 वर्ष तक बढ़ाया गया, मतलब 1813 तक उसको कर दिया गया। और इसके साथ साथ जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के कर्मचारी थे एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे उनका जो वेतन था अब वो वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाने लगा। अब हम लोग देखते हैं 1813 के चार्टर एक्ट को। अब हम लोग देखते हैं 1813 के चार्टर एक्ट को। तो इससे पहले जो 1793 का हम लोग चार्टर एक्ट पढ़े दोस्तों, उसमें कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए व्यापारिक एकाधिकार की शक्ति उसको मिल गई। तो 1813 ईस्वी में जो कंपनी का एकाधिकार था उसको आंशिक रूप से खत्म कर दिया गया। कंपनी के एकाधिकार को आंशिक रूप से समाप्त कर दिया गया। आंशिक रूप से समाप्त करने का तात्पर्य क्या है दोस्तों, कि अब जो कंपनी है वो केवल चीन के साथ व्यापार करेगी या चीन के साथ जो व्यापार करने का एकाधिकार है वो कंपनी के पास रहेगा, और भारत में या दक्षिण पूर्वी जो एशियाई क्षेत्र हैं उसके साथ वो चाय का व्यापार कर सकेगी। उसी का एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा दिया गया था। तो ये एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है कि कंपनी के एकाधिकार को आंशिक रूप से किस अधिनियम के द्वारा समाप्त किया गया, तो वो हो जाएगा चार्टर एक्ट 1813। और इसमें चीन के साथ किए जाने वाले व्यापार को एकाधिकार और भारतीय क्षेत्र एवं दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्रों के साथ चाय का व्यापार करने का जो एकाधिकार था वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया। इसके साथ साथ चूंकि एकाधिकार को आंशिक रूप से खत्म कर दिया गया, तो अब भारत में जो व्यापार है समस्त ब्रिटिश के लिए खोल दिया गया।
पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार था, अब ब्रिटेन की कोई कंपनी या ब्रिटेन का कोई नागरिक भारत में आके अपना व्यापार कर सकता है। इसके साथ साथ एक जो और महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, इसमें प्रतिवर्ष ₹1,00,000 भारतीय शिक्षा पर खर्च करने की घोषणा की गई। वो घोषणा की गई दोस्तों चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा। इसके साथ साथ 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा ही जो ईसाई मिशनरी हैं, इनको एंट्री दी गई भारत में। और इनका काम क्या था? ईसाई धर्म का प्रचार, या यहाँ के जो आदिवासी थे या हिंदू थे या जहाँ पे विकास नहीं हो पाया था, दूर सुदूर के क्षेत्रों में जंगल में जाकर के ये लोग क्या करते थे? धर्मांतरण करते थे। तो 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के एकाधिकार को आंशिक रूप से खत्म कर दिया गया। अब जो कंपनी है या ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसका जो एकाधिकार था सिर्फ और सिर्फ चीन के साथ व्यापार करने में और भारत में चाय का बिजनेस करने में उसको एकाधिकार प्राप्त था। क्योंकि आंशिक रूप से जब एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, तो अब ब्रिटेन के जितने भी नागरिक हैं या ब्रिटेन के जितने भी जो कंपनी है, वो आके अब भारत में व्यापार कर सकेगी, उनके लिए रास्ता खुल गया। इसके बाद प्रतिवर्ष ₹1,00,000 भारतीय शिक्षा पर खर्च किया गया। और इसके बाद ईसाई मिशनरी को एंट्री दी गई भारत में, और जिनका काम था ईसाई धर्म का प्रचार या यहाँ पे धर्मांतरण करना। इसके साथ साथ स्थानीय सरकार इनको अधिकृत किया गया। अधिकृत किस लिए किया गया? कि यहाँ के नागरिकों पर कर लगाने और वसूलने, और यदि यहाँ के नागरिक कर नहीं दे पा रहे हैं तो उनको दंड देना, ये स्थानीय सरकार का काम था। और ये स्थानीय सरकार की अधिकृति चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा किया गया था। तो ये जो चारों पॉइंट हैं दोस्तों, ये 1813 के चार्टर एक्ट के पॉइंट हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं 1833 के चार्टर एक्ट को। 1813 के 20 वर्ष बाद जो चार्टर एक्ट आया दोस्तों, उसको हम लोग बोलते हैं चार्टर एक्ट 1833। और इसके द्वारा जो महत्वपूर्ण काम किया गया था, वो था कंपनी के एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। कंपनी के अधिकार को आंशिक रूप से समाप्त किया गया था दोस्तों 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा, लेकिन कंपनी के एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। और अब जो कंपनी का कार्य था, वो ब्रिटिश सरकार की ओर से भारत पर शासन करना। तो 1833 के एक्ट से कंपनी के एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, और अब जो कंपनी का कार्य था ब्रिटिश सरकार की ओर से भारत पर शासन करना। हम लोग 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में पढ़े थे कि जो बंगाल के गवर्नर थे, उनको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, और जो पहले गवर्नर जनरल बने थे वे थे वॉरेन हेस्टिंग्स। 1833 का जो चार्टर एक्ट था दोस्तों, इसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया।
बंगाल का गवर्नर जनरल ये बना था 1773 में और भारत का गवर्नर जनरल ये बना 1833 में। और पहले व्यक्ति जो भारत का गवर्नर जनरल बने थे वे थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक। और चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा जो सैन्य विभाग था या सिविल मामला था या राजस्व का जो मामला था, यह विभाग था, वो सीधे तौर पर भारत के गवर्नर जनरल के अधीन में या इनके नियंत्रण में आ गया। और इसके साथ साथ विधायी क्षेत्रों में केंद्रीकरण की शुरुआत ये होती है 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। और विधायी परिषद में पहले 3 सदस्य होते थे, लेकिन 1833 के अधिनियम के द्वारा एक और सदस्य की एंट्री होती है और एक जो सदस्य होते हैं वो होते हैं विधायी सदस्य, जिनका नाम था मैकाले। और 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा 1834 में भारत में प्रथम विधि आयोग का गठन होता है, जिसका अध्यक्षता या जिसकी अध्यक्ष जो होते हैं वो होते हैं मैकाले। और ये जो विधि आयोग था दोस्तों, इसका काम था कि भारत में जो नियम और कानून बन रहे हैं उसको नियमित और नियंत्रित करना कि उसमें क्या खामियां है या उसको कैसे वर्गीकरण किया जाए। विधि आयोग का ये काम था, जिसका स्थापना 1834 ईस्वी में किया गया था, जिसके अध्यक्ष मैकाले थे। और 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा ही दास प्रथा को समाप्त किया गया था। और ये जो वर्ष था दोस्तों, ये था 1843। इसके द्वारा जो भारत के गवर्नर जनरल हैं, ये पूरे देश मतलब पूरे भारत के लिए एक बजट बनाएंगे। तो पूरे भारत के जो गवर्नर जनरल हैं पूरे देश के लिए एक बजट बनाएंगे। इसका भी जो एक्ट 1833 से लिया गया था। इसके साथ साथ हम ऊपर के कुछ पॉइंट को मिटा करके जो बचे हुए पॉइंट हैं उनको लिख लेते हैं और इसके बाद ये 1833 का जो चार्टर एक्ट है दोस्तों वो समाप्त हो जाएगा। इसमें जो अगला पॉइंट है दोस्तों वो है आंग्ल प्राच्य भाषा विवाद। और इसको सुलझाने के लिए 1834 में मैकाले आयोग की गठन होती है। और मैकाले आयोग ने 1835 में अपना रिपोर्ट दिया और इसमें बोला गया भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होगा। और 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा ही सिविल सेवा के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन करने का प्रयास किया गया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया।
तो बोर्ड पे लिखा हुआ ये जो पॉइंट है दोस्तों, ये 1833 के चार्टर एक्ट का महत्वपूर्ण पॉइंट है, जिससे एग्जाम में बार बार प्रश्न बनते हैं। तो एक बार पुनः हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि 1833 का चार्टर एक्ट, इसमें कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था उसको पूर्णतः समाप्त कर दिया गया और अब जो कंपनी का काम था वो ब्रिटेन के सरकार के द्वारा भारत पर शासन करना रह गया। इसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और भारत के पहले गवर्नर जनरल, उनका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिंग, और गवर्नर जनरल के अधीन ही सैन्य, सिविल और राजस्व विभाग के मामले उनके नियंत्रण में कर दिया गया। इसके द्वारा विधायी क्षेत्रों में केंद्रीकरण की शुरुआत की गई। केंद्रीकरण की नींव 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा पड़ी। इसमें विधायी परिषद में 3 सदस्य होते थे, लेकिन 1833 के अधिनियम में एक और सदस्य को जोड़ा गया और वो सदस्य थे विधायी सदस्य, जिनका नाम था मैकाले। मैकाले के अध्यक्षता में ही भारत में पहली बार विधि आयोग की स्थापना 1834 ईस्वी में की गई। दास प्रथा का अंत 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा 1843 ईस्वी में किया गया और इसके द्वारा भारत के गवर्नर जनरल पूरे देश के लिए एक बजट निर्माण करेंगे। इसके बाद आंग्ल प्राच्य भाषा विवाद, इसको 1834 में सुलझाने के लिए मैकाले आयोग की स्थापना की गई और इन्होंने अपना रिपोर्ट 1835 ईस्वी में दिया और मैकाले आयोग के सिफारिश पर ही भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को बनाया गया। इसके बाद सिविल सेवा के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन करने का प्रयास किया गया, लेकिन ब्रिटेन के जो अधिकारी थे या ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे, उनके भारी विरोध के कारण ये जो सिविल सेवा के लिए जो खुली प्रतियोगिता का आयोजन होने वाला था, उसके प्रयास को भंग कर दिया गया और वो असफल रहा। तो ये रहा दोस्तों 1833 ईस्वी तक का चार्टर एक्ट। आई होप कि आपको ये अच्छा से समझ में आया होगा। आगे की कक्षाओं में हम लोग इसके आगे की जो संवैधानिक निर्माण की प्रक्रिया है उसको हम लोग समझेंगे। यदि आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।